स्क्रीन विजिबल है? हेलो, हाँ दीदी। बाकी के लोग किधर हैं? ये जेई सर्कल कौन है? हेलो, हेलो, कौन है? उदित है ये? दीपक है। अच्छा, दीपक है, ठीक है। बाकी के लोग किधर हैं? किसी और को इंटरेस्ट नहीं है क्या पढ़ने में? एक्चुअली 8 को भी होली है, क्या पता बिजी होगा। वही 4 मिनट और देखते हैं, फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन तो विजिबल ही होगा। अच्छा, इससे पिछली वाली क्लास में तुम में से कौन कौन प्रेजेंट था? सारे ही थे क्या? मयंक, दीपक और उदित का तो मालूम है। ये ईशान था क्या पिछली क्लास में? मैं नहीं था। नहीं था, ठीक। तो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसको देख लेना कर। पिछले क्लास का, पिछली क्लास में हमने एल्गोरिदम वगैरह डिस्कस किया है। आज ना हम कांस्टेंट वेरिएबल ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा, वैसे ये जो राइटिंग लिख रहा है वो क्लियर है ना? ज्यादा खराब तो नहीं है? मेरा आवाज आ रहा है ना? यार रिस्पॉन्स दो, ऐसे म्यूट कर करके बैठोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ, तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सुन रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा यार बीच में बोलते रहो, नहीं तो फिर ऐसे वन वे टीचिंग में मजा नहीं आता बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा। क्या थोड़ा थोड़ा? मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते। देखो, मैंने ना आज बैठ के तुम लोग के लिए ना हैंड रिटन नोट्स बना दिए हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि अगर किसी को पूरा बुक पढ़ने का मन नहीं है तो उससे क्या है कि तुम लोग जो है नोट्स को भी गो थ्रू कर लोगे तो तुम्हारा पूरा सी कवर हो जाएगा, ठीक है? तो पीपीटी की बजाय नोट्स के थ्रू ही पढ़ाएंगे। तो उससे अगर तुमको कोई भी इशू है नोट्स में तो तुम एट द स्पॉट पूछ सकते हो, ठीक है? और ये नोट्स वाले में पूरा फुल सी कवर है क्या? मतलब हाँ पॉइंटर, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज सब कुछ? हाँ, एक्चुअली में क्या है, ऐसे नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड नहीं है। क्लास से पहले ही
क्योंकि मैंने अपने टाइम में ऑनलाइन नोट्स ही रेफर किए थे, तो क्लास से पहले मेरे से जितना बनेगा मैं उतना नोट्स लिख लूंगी, तो उसको फिर मैं तुमको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे क्लासेस होती चलेंगी लास्ट तक तुमको जो है पूरा हर चीज का नोट्स मिल जाएगा। तो अभी जो मेरे पे नोट्स अवेलेबल है वो हम्म, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू सी, ओवरव्यू ऑफ सी और कांस्टेंट, डेटा टाइप, वेरिएबल, ये सारे इसका नोट्स अवेलेबल है। क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है। व्हाट इज सी, ठीक है ना, एक हल्का सा ना, वैसे तो हम इस चीज को कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में, बट एक ऑफिशियल मतलब एक होता है ना प्रॉपर लैंग्वेज में, इसको आज पढ़ते हैं। तो व्हाट इज सी? सी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट इज क्लोज टू लो लेवल लैंग्वेजेस। क्या है कि सी सबसे ज्यादा फास्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है वो मोस्टली लो लेवल लैंग्वेजेस जैसा ही है, ठीक है ना, जैसे कि असेंबली लैंग्वेजेस होती है उनके जैसा। और दूसरी चीज क्या है कि इसकी जो प्रोसेसिंग है ये फास्ट है, तो इसलिए जो गेम्स वगैरह होते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इन सब में जो है ना हम सी का ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हर चीज फास्ट चाहिए ना, इसलिए। ठीक है। अब इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ सी। इसमें मैं ज्यादा वो मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये सब तुमको पता ही है। कि देखो, अब तुम एक चीज को ना इमेजिन करके देखो कि जो सी है इसका जो इन्वेंशन है वो 1970s में हुआ था, ठीक। और अब हम कौन से ईयर में, 2023 में है। अगर हम अभी भी इस चीज को पढ़ रहे हैं, है ना, अभी भी ये चीज आउटडेटेड नहीं हुई है, तो उसका मतलब ये है कि ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस चीज को तुम समझ पा रहे हो? ऐसे तो इतनी सारी लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, रोज रोज नई नई लैंग्वेजेस आती हैं, बट स्टिल 1970 की लैंग्वेज को अगर तुम आज भी बैठ के पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सी में जो है ना इंटरप्रिटेशन के लिए ना मतलब एक नॉर्मल टाइम यूज होता है, मतलब इतना सिग्निफिकेंट, मतलब ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा कम। तो उसकी वजह से जो पाइथन की लाइब्रेरीज है ना, जैसे नमपाई, पांडा, साइंस किट, इन सबको भी ना सी की ही मदद से बनाया गया है। तो अगर तुम पांडा में वो सॉरी पाइथन में भी तुम कोड लिख रहे हो ना, तो अंदर ही अंदर ना सी का ही प्रोग्राम उसमें रन हो रहा होगा, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज के क्लोज है, तो अलग अलग फंक्शंस में जो है सी का हम यूज करते हैं। ये पोर्टेबल है, ये मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था। और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, ये तुम अगले सेमेस्टर में तुम्हारा सब्जेक्ट है डीएसए, इसमें भी ना हम सी को ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वही के इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। उसके अलावा सी को जो है ना और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सपोर्ट की तरह भी यूज किया जाता है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, इसको थोड़ा हाँ। जल्दी जल्दी बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब चीज हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। हम्म, अब इसके बाद क्या है, सी का बहुत ज्यादा स्कोप है। विंडोज, लाइनक्स, मैक्स, ये सब उसी से बने हुए हैं। लिनक्स जो है 97% सी से ही मिलके बना हुआ है। सी को जो है ना हम एंड्रॉइड और क्रिएट आईओएस और एंड्रॉइड्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं। जो माई सीक्वल डेटाबेस है वो भी सी की मदद से ही लिखा गया है। रूबी, पियर, ये सब लैंग्वेजेस हैं, ये भी मोस्टली सी में ही लिखी गई है। ये अपाचे और एनजिनिक्स, ये जो है ना वेब मतलब वेब डेवलपमेंट उनके लिए एक सर्वर्स है, ये भी सी में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि सी जो है ना हमको बहुत ज्यादा कंट्रोल देती है, जैसे कि मेमोरी एलोकेशन, मतलब कि तुमको कौन सी मेमोरी कहाँ एलोकेट करनी है या जो भी उसके ऑपरेशंस हैं, ये सब तुम सी की मदद से अपने आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा एक्सेस देती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। इसी की वजह से यही रीजन है कि हम जो है ना अभी भी 1970 की लैंग्वेज को अभी भी 2023 में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब तो फिर बेसिक्स है, ये इसको इतना टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये तो तुम थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में यही है कि इसको डेनिस रिची ने 1972 में डिस्कवर किया था। इसके अलावा इसको जब वो एटी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, इसमें उन्होंने रहकर उसको किया था। ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इससे पहले बीसीपीएल बहुत सारी इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको सी ने सॉल्व किया था। उसकी वजह से जो है ना इंडस्ट्रीज टेक इंडस्ट्री में जो है बहुत ज्यादा प्रमोशन हुआ, ठीक है। अब इस यहाँ से आता है जो पिछली क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, सबसे पहले आईडीई। आईडीई किसी को पता है?
कोई बोलना चाहे आईडीई, वैसे तो लिखा हुआ है तुम उसको भी पढ़ सकते हो, बट अगर किसी ने पहले देखो आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे कि क्या होता है, अभी तक अच्छा पता तुमने थोड़ा बहुत जो सी का कोड लिखा है वो किस सॉफ्टवेयर पे लिखा है, किस टेक्स्ट एडिटर पे लिखा है? कुछ पूछ रही हो यार, जवाब दे दिया करो जल्दी जल्दी, थोड़ा इंटरेक्टिव, ये क्लास वाला सिस्टम नहीं है कि मैं बस बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो। जल्दी से बताओ, अभी तक जो थोड़ा बहुत हेलो वर्ल्ड जो भी तुमने अभी तक लिखा है वो किस चीज, किस टेक्स्ट एडिटर पे लिखा है? क्या चीज? जो तुमने थोड़ा बहुत अभी जो भी 2-3 महीने में जो भी तुमने कोडिंग पढ़ी होगी उस कॉलेज में, उसको जो तुम प्रोग्राम लिखते होंगे तो वो तुमने कहाँ पर लिखा है? वहां पर लिखा है, वैसे तो हम टर्बो सी यूज करते थे पहले। हाँ, उसके बाद फिर कमांड विंडो का यूज करके। कमांड विंडो तो हम जो बेसिकली लिखते थे वो हम लिखते थे नोटपैड वगैरह में ना, टेक्स्ट हाँ, एडिटर नोटपैड पे नोटपैड लिख वगैरह लिया, में हम हाँ। लिखते थे। हाँ, तो देखो हाँ, नोटपैड वगैरह में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसका ना एक ड्रॉबैक होता है कि देखो नोटपैड में क्या होगा, ब्लैक कलर का टेक्स्ट तुमको दिखेगा, है ना, हम्म, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा, ब्लैक कलर का टेक्स्ट दिखेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो ना मतलब मजा नहीं आता, लाइक एक तो वही इतना बोरिंग सा दिखने में, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अगर तुमने एरर कर भी दिया, लाइक तुमने कोई एरर कर दिया, तो क्या है कि नोटपैड में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एरर को पहचान पाए और तुमको एरर दिखाए कि तुमने भैया एरर किया हुआ है। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसके लिए क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, ये कुछ भी नहीं है। जो हमारा नोटपैड है ना, टेक्स्ट एडिटर, उसी का ना एक एनहांस्ड वर्जन है, ठीक है ना। इसमें तुम बहुत हम्म। अच्छी तरीके से और बहुत दिखने में अच्छा ना एक कोड लिख सकते हो। तो ये क्या करता है कि अलग अलग पार्ट ऑफ कोड को ना अलग अलग कलर से लिखता है। जैसे तुमने वीएस कोड किसी ने यूज किया क्या, विजुअल स्टूडियो कोड? हाँ, हाँ, यूज किया ना। हाँ, तो विजुअल स्टूडियो कोड में जब भी तुम लिखते होंगे तो तुमने देखा होगा कि जो फंक्शंस होते हैं वो एक अलग कलर से आ जाते हैं, हाँ। कीवर्ड अलग कलर से आ जाते हैं। वो अलग अलग कलर से जब आते हैं तो एक ना हमको दिखता है कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो ये वाली चीज है। उसके अलावा अगर तुम देखो कहीं पे भी सेमी कॉलन अगर भूल गए, तो वहां पे ना एक रेड कलर का ऐसे एरो, मतलब एक अंडरलाइन सा आ जाता है, जो हम्म। हमको ये बता देता है कि यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा आधा काम तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। इस तरह से क्या है, तो ये होता है आईडीई। क्लियर हो रहा है ये वाली चीज? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरी चीज है कंपाइलर। कंपाइलर मैंने तुमको बताया ही हुआ है। कंपाइलर क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक ना छोटा सा प्रोग्राम लेके ना फिर इसके ना सारे ना पार्ट्स को एक्सप्लेन करता है। जैसे 2 पेज में है, हेलो वर्ल्ड का ये वाला प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है, ये काम करो, इसको छोड़ो, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम लेते हैं, इस वाले को ले लो, ठीक है ना। ये वाला जो है, अब इसमें एक बात बताओ, जो पहली ये वाली लाइन है, ये वाली मतलब हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है ना। अब इसका बताओ इसका क्या मतलब है। तो देखो बेसिकली क्या है कि ये हम्म। वाली जो लाइन है इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा कंपाइलर या कंप्यूटर है उसको ये चीज बताता है कि तुमको stdio.h एक लाइब्रेरी है, उसके फंक्शंस को इंक्लूड करना है। वो बोलेगा हमने इसके फंक्शंस यूज करे हैं, तो अब तुम खुद ढूंढ लो भाई इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये काइंड ऑफ प्री प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेसर कमांड क्या है हमारी, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट लाइन होती है कोड की। और जो भी ऐसी कोई भी कमांड पूरे प्रोग्राम में जो हैश से चालू हो रही है वो हमारी प्री प्रोसेसिंग कमांड होती है। ये हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से पहले ही बता देती है कि तुमको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, यानी आने वाले प्रोग्राम में किस किस चीज का यूज हुआ है। क्लियर हुई ये वाली बात? हाँ, क्लियर है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा लाइन था वो क्या था, इंट में। तो यहाँ पे इंट तो क्या है, रिटर्न टाइप है कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू रिटर्न आएगी वो इंट में आएगी, तो इसको तो क्या है, भी बाद में देखेंगे। और मेन क्या है, मेन हमारा एक फंक्शन है। जो मेन फंक्शन, हर प्रोग्राम में एक ही फंक्शन होता है और ये बताता है कि यहाँ से हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लाइन थी वो थी हमारी इंट a कॉमा बी। अब इंट a कॉमा बी क्या है,
यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं। क्या है हमारे वेरिएबल्स। ये बात। हाँ, और ये जो इंट ए कॉमा बी है, इस लाइन को पता है हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका ना एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। तुम एक बात बताओ, तुम मूवी देखने गए, ठीक है। अब मूवी देखने में क्या हुआ कि तुम टिकट तो खरीद नहीं पाए, तो तुमने क्या किया, अपने दोस्त को बोल दिया कि मेरी जगह तू जो है ना 2 टिकट लेके आ जाना या 3 टिकट लेके आ जाना, ठीक है। अब उसने जब वो तुम्हारी जगह 3 टिकट्स खरीदी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो पूरा थिएटर था, उसमें 3 सीट तुम लोग के लिए रिजर्व कर दी। समझ रहे हो इस चीज़ को? उसने क्या किया समझा। कि 3 सीट पूरे थिएटर में से 3 सीट तुम लोग के लिए रिजर्व कर दी। ऐसे ही जब तुम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हो, तो हमारी कंप्यूटर की तो बहुत बड़ी मेमोरी है ना? तो उसमें से तुमने एक स्पॉट तुमने ए के लिए रिजर्व कर दिया, एक स्पॉट तुमने बी के लिए रिजर्व कर दिया, ठीक है। अब वो स्पॉट कितना बड़ा होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, तुम्हारे वेरिएबल के टाइप पे, डेटा टाइप पे। तुमने लिया इंट, तो इंट में हमारा कितना होता है ना, इंट में जो जो भी उसका मतलब स्पेस होगा उतना जो है वो एक वेरिएबल के लिए हमारा स्टोर कर लेगा। अगर तुम्हारा तुम कैर लेते, कैर ए कॉमा बी, तो वो फिर कैर के अकॉर्डिंग वैल्यू को स्टोर करता। समझ रहे हो इस चीज को? हम्म। हाँ, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे आता है प्रिंट एफ, ये वाला जो कमांड है, इसका मतलब क्या है। देखो, प्रिंट स्टेटमेंट का सीधा सा यूज है, मतलब सीधा सा बात है कि जो भी तुमने मतलब प्रिंट एफ के ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा, उसको ऐसे की ऐसे की ही ऐसा जो हमारा कंप्यूटर है मतलब उसको ना स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, कंपाइलर सॉरी, ठीक है। अब इसमें ना एक देखो, तुमने ये वाली चीज नोटिस करी होगी, ये स्लैश एन। अब स्लैश एन का क्या मतलब होता है, देखो जो तुम्हारा प्रोग्राम होता है ना, जो तुमने जो भी कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें ना स्पेसेस और एंटर की ना वैल्यू नहीं होती, इज्जत नहीं है उनकी। तो अगर तुमने अपने प्रोग्राम में 10 बार भी एंटर किया ना, वो तुमको तुम्हारा जो आउटपुट आएगा उसमें एक भी बार एंटर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको न्यू लाइन चाहिए, जो प्रीवियस लाइन है उसको ब्रेक करना है, तो उसके लिए तुम हमेशा ये स्लैश एन का यूज करोगे। ये वाली बात क्लियर हुई? तो ये स्लैश एन का क्या मतलब है, स्लैश एन का ये मतलब है कि जो एंटर न्यू नंबर लाइन। ए है ना आउटपुट वाली स्क्रीन में, इसी के बाद जो हमारा कर्सर है वो तुरंत जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये एंटर देने का काम है, तो जहां जहां पे तुमको एंटर देना है वहां वहां पे तुम स्लैश एन लिखोगे, एंटर देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है हमारा स्कैन एफ। एक सेकंड, हाँ, इसके बाद है हमारा स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एंड ए। अब देखो, इसमें से जो ये हमारा स्कैन एफ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना ही है कि ये बता रहा है कि हमको इनपुट लेना है, ठीक है। और जो ये परसेंट डी है, ये हमको बताएगा कि हम जो इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप का है। लाइक अगर यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है ये है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं वो क्या है, इंटीजर है। अगर यहाँ पे एफ लिखा हुआ होता तो उसका क्या मतलब होता कि हम जो वो ले रहे हैं इनपुट, वो क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोट है। हाँ, अगर एस लिखा होता तो कैरेक्टर है, इस टाइप से। और ये जो एम परसेंट ए है, इसका मतलब क्या होता है, एम्परसेंड ए का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी, है ना, उसको हम ना ए में स्टोर करेंगे। यानी कि जो हमने सीट बचाई हुई थी ना, एक जो हमने स्पेस बचाई हुई थी, अब वो किसकी स्पेस हो जाएगी, ये परसेंट डी में जो भी वैल्यू हमारा यूजर टाइप करेगा उसकी। समझ रहे हम्म। हो? ये वाली चीज हाँ क्लियर हो गई हाँ। ना? हाँ। अब इसके बाद जो हमारा यही सेम जो है प्रिंट एफ का स्टेटमेंट है, तो वही सेम है। अब इसमें ये जो ए प्लस बी है, ये वही ए प्लस बी दोनों सम का बेसिकली जो है ऐड कर देगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला है, ये है हमारा रिटर्न जीरो। तो हमें हमेशा किसी ने हर फंक्शन की, चाहे वो मेन हो चाहे यूजर डिफाइंड हो, चाहे कोई पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन हो, सबकी जो कोई ना कोई एक रिटर्न वैल्यू रहेगी। तो जो भी अब हमने क्या इंट का क्या कहते हैं वो किया है, फंक्शन क्रिएट किया है इंट मेन,
तो हमारा रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर रिटर्न हमको 0 हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब देखो कमेंट के लिए हमने क्या किया, डबल स्लैश लगा देंगे, उस प्रोग्राम में कहीं पे नहीं था, ठीक है, लेकिन दिस इज द कमेंट, तो इससे क्या होगा, सारा कमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ना एक नई चीज पे आते हैं। तुमने कभी ये सोचा है कि तुमने जैसे प्रोग्राम को ना रन कराया, ठीक, मतलब कंपाइल किया, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होता होगा, लाइक तुम्हारा जो प्रोग्राम है, जो भी तुमने लिखा है, वो कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा और तुमको आउटपुट कैसे कैसे दिखा रहा होगा। तो देखो इसके ना 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, जैसे ही तुमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसको सेव कर लिया, हेलो डॉट सी सपोज करो, ठीक है, जैसे ही तुम हेलो डॉट सी लिखोगे ना, तो वो ना हमारा प्रोग्राम उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, हेलो डॉट आई। इस स्टेप को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इस स्टेप को, प्री प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, इस वाले टाइम में क्या होगा कि जो हमारा एक्चुअल कोड था ना, उसमें से जितने भी कमेंट्स हैं वो सब हट जाएंगे। तुमने अगर कोई भी शॉर्ट फॉर्म वगैरह मैक्रोज कुछ भी यूज किया होगा, वो सब ना एक्सपेंड हो जाएंगे। और जो जितना भी तुमने वो लिखा था ना, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, है ना, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जितनी भी फाइल्स होंगी ना, जितनी भी फाइल्स जो एक्चुअली में पहले से सेव्ड होंगी उस लाइब्रेरी में, वो सारी उस फाइल में ना ऐड हो जाएंगी। समझ रहे हो क्या होगा, प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे तुमने कोड जैसे ही रन कराओगे ना, सबसे पहले जैसे सपोज करो मेरा फाइल का नाम है हेलो डॉट सी, तो हेलो डॉट सी से पहले हेलो डॉट आई क्रिएट होगी, जिसमें सारे कमेंट्स हट जाएंगे जो हमने लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के लिए बोला है, उनकी सारी की सारी कमेंट्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, उसमें वो जो हेलो डॉट आई है ना, वो हमारा हेलो डॉट एस में कन्वर्ट होगा। इसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जितना भी कोड था ना, जितना भी कोड था वो हमारा असेंबली लेवल कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हाँ। थर्ड प्रोसेस आता है वो होता है असेंबली। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज है ना, यानी बाइनरी फॉर्म 0 1, तो जो हमारा असेंबली लेवल कोड है ना, वो फिर 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और अब उसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो डॉट ओ। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि फिर जो हमारा कोड वो है, वो हमारा हेलो डॉट सी में कन्वर्ट होता है, जिसमें हमारा जो है ना सारा एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। उसके बाद एक नई फाइल जो तुमने शायद अगर पहले कभी मतलब ऐसे रन वन कराए हो, तो तुमने देखा होगा जब हम कमांड लिखते हैं तो हम लिखते हैं जीसीसी स्पेस फाइल का नाम हाई स्पेस हाइफन ओ, और उसके बाद हम कुछ ना कुछ नाम लिख देते हैं, जिससे कि हमारी आउटपुट फाइल इस नाम की बननी चाहिए, ऐसा लिखते हैं ना, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो तो कैसे करके लिखते हम्म। हैं। तो उसमें जो जो भी वो नाम तुम डालोगे ना, ओ के बाद उस नाम की डॉट ई फाइल बनेगी, और वो बेसिकली लिंकर होती है, जिसमें इससे पिछली वाली जितनी भी फाइल्स हैं, है ना, वो सारी एक जगह पे लिंक होके इकट्ठी हो जाती है। तो जैसे ही तुम फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो ई वाली फाइल को कॉल करोगे, तो वो तुम्हारा सब सारी लिंक होगा और तुमको फाइनल आउटपुट दिखाएगा। ये वाली चीज क्लियर हुई। तो जो हम्म। तुम्हारा रन करके, जो तुमने रन पे क्लिक किया और जो तुम्हारा आउटपुट दिखाया, उन दोनों स्टेप्स के बीच में ये सारे के सारे प्रोसीजर हमारे कंप्यूटर इंटरनली कर रहा होता है। क्लियर। हाँ क्लियर है। हाँ, यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। नहीं। दीपक बोल। नहीं नहीं, गलती से हो गया वो। अच्छा ठीक, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सी प्रोग्राम है, उसमें ना अलग अलग टोकन्स होते हैं। ये लोकन्स नहीं है, इसको सही कर लेना, टोकन्स है। ठीक है ना, ठीक है ना, टोकन्स होते हाँ। हैं। तो अगर उन सबको हम मिलाएं, मतलब इन सब चीजों को, ये जो 5 चीजें, इन सब चीजों को मिलाएं, तो वो हमारे टोकन्स बन जाते हैं। तो जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ये एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो जैसे कि सबसे पहले आता है कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होता है, ये ना रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था कि वो ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको तुम
प्रोग्राम में इस नाम के वेरिएबल्स नहीं बना सकते, ना कोई फंक्शन बनाते सकते हो इन नामों का। अगर तुम बनाओगे तो फिर वो एरर दिखा देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके खुद में ही कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है या कोई टास्क होता है, और ये सिर्फ उसी के लिए बने गए हैं, उसके अलावा कोई इनको तुम नहीं यूज कर सकते। जैसे कि अगर मैं इस वाले कोड की बात करूँ, ये हल्की सी जो 4 लाइनें लिखी हुई है, तो इसमें जो रिटर्न वर्ड है ना, रिटर्न, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, तो सी में क्या है, 32 कीवर्ड है, ये पूरे लिखे हुए हैं, ये सारे इसके कीवर्ड है, याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। कुछ कुछ को तुम धीरे धीरे आगे आगे पढ़ते चलोगे, कुछ हो सकता है तुम्हारे पूरे सी में अभी जितना कॉलेज का सिलेबस है उसमें शायद ना आए, तो अगर एडवांस सी पढ़ोगे तो वो आएंगे। ठीक है, तो बस इतना नाम ना याद हो, बस 32 शब्द को याद कर लेना कि सी में कितने कीवर्ड होते हैं, 32। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आइडेंटिफायर। ये क्या होते हैं कि नाम होते हैं जो हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन को देते हैं, उनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे कि हम सबका कोई ना कोई नाम है, तो जो हमारा नाम है वो हमारा आइडेंटिफायर है ना। अब सपोज करो कि मुझे दीपक को आइडेंटिफाई करना है, कि मुझे किसी को बताना है कि ये दीपक है, तो उसके लिए क्या है, दीपक का नाम ही तो है ना एक आइडेंटिफायर। और किस तरीके से मैं उसको आइडेंटिफाई, 10 लोग खड़े हैं, उसमें दीपक को तो दीपक के नाम से तो आइडेंटिफाई किया जाएगा ना। ये चीज समझ रहे हो? जैसे हम लोग के नाम होते हैं ना हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे हर वेरिएबल का कोई ना कोई एक नाम हम रखेंगे, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो नाम होते हैं ये बिल्कुल हम पूरे, हमें खुली छूट है, हम उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट उसके लिए कुछ ना कुछ 1 2 3 4 रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं जब हम किसी भी आइडेंटिफायर को नाम दे रहे हैं। तो जैसे कि पहला रूल ये जो है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि उसमें ना इस टाइप का कोई भी सिंबल नहीं हो सकता आइडेंटिफायर में। एट द रेट, माइनस, मल्टीप्लाई, ग्रेटर, जो भी जितने भी सिंबल्स होते हैं उस टाइप के कोई भी सिंबल्स हम एज आइडेंटि मतलब आइडेंटिफायर के नेम में हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है कि जो सी है, जो सी है, एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया? जो सी है हमारी, वो ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये चीज क्लियर हुई? सी जो है हमारी केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर मैं कैपिटल CODE लिखूं या सारे स्मॉल में CODE लिखूं कोड, तो वो दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स होंगे। ठीक है ना? तो जैसे अगर इसमें ये लिखा है कैपिटल CODE और ये सारे स्मॉल में CODE, है ना, और इसमें कैपिटल O, बाकी के सारे स्मॉल में CDE, तो ये तीनों ही ना एक अलग अलग वेरिएबल के नाम माने जाएंगे, ये तीनों सेम हमारे नहीं। ये चीज क्लियर हुई? सुन भी रहे हाँ हो कि क्लियर। नहीं? हाँ। अब इसके बाद अब आते हैं कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट भी ना सिमिलरली वेरिएबल की तरह ही है, बस इसमें ये होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज ना फिक्स रहती है। ठीक है, तो कांस्टेंट शब्द से ही तुम समझ रहे हो कांस्टेंट का मतलब ही क्या है, जैसे फिजिक्स में कांस्टेंट होता है वही ना, कि उनकी वैल्यू फिक्स होती है। इसका देखो क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई मैथ्स का कोड लिख रहे हो, ठीक है, अब उसमें ना तुमको पाई का यूज करना या है ना, तो पाई का यूज करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि तुम हर जगह 3.14 लिखोगे। इससे अच्छा तुमने क्या किया, स्टार्ट ऑफ द फंक्शन तुमने पाई की वैल्यू लिख दी, PI = 3.14। तो उससे क्या होगा, तुम हर जगह पाई यूज करोगे, तो वो जो वैल्यू है वो हर जगह 3.14 वो अपने आप ही यूज करेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, सपोज करो कि तुमने ना एक प्रोग्राम लिखा जिसमें 10 जगह किसी भी एक रैंडम वैल्यू का यूज है ना। अब सपोज करो कि कुछ चेंजेस हुए, वो जो वैल्यू थी वो हमारी चेंज हो गई, जैसे पहले अगर सपोज करो वैल्यू 10 थी तो वो 12 हो गई, तो अब क्या होगा, तुमको हर जगह वो 12 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब तुमको हर जगह, जितनी भी जगह तुमने वो वैल्यू यूज करी होगी, तुमको हर जगह उसको एडिट करके 12 करना पड़ेगा। और गलती से भी एक दो जगह वो रह गई तो वो हमको क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो उसके लिए भी हम क्या कहते हैं, अगर कोई एक वैल्यू हमारी बार बार यूज हो रही है और हमको लगता है कि फ्यूचर में उसके चांसेस हैं कि वो चेंज हो सकती है, तो उसको भी मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया, कि मैंने एक ए दे दिया, A = 10 सपोज करो, अब मैं हर जगह ए यूज कर रही हूँ,
तो उससे क्या होगा कि अगर मेरा फ्यूचर में चेंज भी हुआ, मुझे एक ही जगह तो चेंज करनी है, एक ही वैल्यू, बाकी तो फिर कंप्यूटर तो हर जगह यही तो यूज करेगा। समझ रहे हो इस चीज को? सुन रहे हो? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है ना, तो ये ना इसका यूज है। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल वही है कि जो भी लाइन होती है कैरेक्टर्स की, जैसे माय नेम इज दिस, हेलो वर्ल्ड, जितने भी अल्फाबेट्स की जो सेंटेंसेस है, इसको हम स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, और इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं प्रिंट एफ के। अगर हमको जैसे इस वाले कोड में हमने लिखा था एंटर अ नंबर ए, तो ये क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग लिटरल है, तो उसको तो कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सिंबल्स। सिंबल क्या होते हैं? सिंबल वही है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ काम, मतलब उसका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक एक्शन रहता है। तो ये क्या होते हैं, सिंबल हमारे जो कंपाइलर है उसको बताता है कि आपको ये स्पेसिफिक काम करना है। जैसे कि पिछले अभी जो ये कोड था जिसमें हमने इनपुट लिया था, तो हमने उसमें लिखा था एम्परसेंड ए। तो उसमें वो जो एम्परसेंड सिंबल है, ये बेसिकली हमको क्या बता रहा है, कंपाइलर उसको, कंप्यूटर को क्या बता रहा है कि आपको जो वैल्यू दी गई है उसको आपको ए में ही स्टोर करना है, मतलब ए के एड्रेस में स्टोर करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। क्लियर हुआ? सिंबल्स क्लियर है, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? गणेश्वर है भी क्लास में? नहीं नहीं, नहीं है राहुल। ठीक ठीक। उसके बाद, हाँ, तो इसके बाद क्या है कि वही जो तुमको मैंने एक चीज बोली कि व्हाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, एंटर, इन सब चीजों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको? हमारे आउटपुट को। जैसे कि पाइथन में क्या होता है, अगर तुम एंटर करोगे तो तुम नई लाइन में आ जाओगे, लेकिन सी में तुम्हारे एंटर करने से नई लाइन का कोई लेना देना नहीं है। मतलब तुमको दिखेगा कि तुमने नई लाइन में आ गए हो, बट वो कंपाइलर के अकॉर्डिंग तुम नई लाइन में नहीं आए हो। नई लाइन के लिए हम किसी भी चीज का यूज करते हैं, सेमीकोलन का। तो अब चाहे तुम सारा पूरा की पूरा कोड एक ही लाइन में लिख दो, चाहे तुम एक लाइन को 10 लाइन में लिखो, कंपाइलर को उसको से कोई लेना देना नहीं है। जहां पे सेमीकोलन होगा वो वहीं से नई लाइन को काउंट करेगा, उसके बाद से मतलब। ठीक है, अब तुम कितने भी एंटर दे रहे हो बीच में, उसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब तक सेमीकोलन नहीं आता है, कंपाइलर उसको सिंगल लाइन में ही ट्रीट करता जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने कितना जो है मतलब कितना लाइन तुमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई? तो इसलिए सेमीकोलन, अरे यार ये क्या है, जो सेमीकोलन होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का। ठीक है ना, अगर तुम कहीं पे भी सेमीकोलन भूल गए ना तो तुमको एरर फिर दिखाएगा। क्लियर? कहाँ थे हम लोग? ये तो नहीं पहुंचे थे। आओ, यहाँ थे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जैसे कि अगर तुम इस तरह से लिखते हो, सपोज करो कोड को, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको जो है ना उसमें भी ऐसे स्पेस देखने को मिलेगा, नहीं। इसका भी वही वो होगा, क्या बोलते हैं, हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आएगा। इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इसमें और जो नॉर्मल तुम लिखते हो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है डिक्लेरेशन, यानी कि तुम किसी भी वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करोगे। तो हम किसी भी वेरिएबल को बिना उसके डेटा टाइप के डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जो हमारा डेटा टाइप होगा वही हमको ये बताएगा कि हम एक्चुअली में क्या स्टोर करना चाह रहे हैं। अब जैसे तुम एक बात बताओ, तुम लोग खाना खाते हो, तो खाने में तुम्हारे पास एक प्लेट होती है, एक कटोरी होती है और एक ग्लास होता है। तो कभी तुमने ये ट्राई किया कि नहीं आज मैं प्लेट में दाल लूंगा, ग्लास में कटोरी लूंगा, सॉरी ग्लास में रोटी लूंगा, और जो कटोरी है उसमें मैं क्या बचा है, पानी लूंगा। ऐसा कभी करते हो तुम लोग? कभी क्या है ये, बताओ? बोलो यार, ऐसे चुप चुप बैठ जाते हो। ये चीज मुझे गुस्सा दिलाती है। इंटरेक्ट करो ना, गलत बोलोगे सही बोलोगे, कुछ क्या है इसमें, थोड़ी ना कुछ सही गलत है। क्या मानो अगेन रिपीट करना एक बार?
मैं ये बोल रही हूँ जैसे कि खाना खाते हैं हम, तो प्लेट में ऐसा कभी किया है, प्लेट में दाल ले रहे हो, ग्लास में रोटी ले रहे हो, कटोरी में नहीं। पानी ले रहे हो, नहीं करते हो ना, क्यों? क्योंकि ये चीज हमको पहले से प्री डिफाइंड की गई हुई है कि प्लेट में हमको रोटी ही लेनी है, कटोरी में हमको दाल ही लेनी है, ग्लास में हमको पानी ही लेना है। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज के लिए बने गए हैं। ठीक है, अब तुम प्लेट में दाल लोगे तो सब फैल ही तो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है कि इधर भी ना हर टाइप के डेटा के लिए, हर टाइप के डेटा के लिए अलग अलग मतलब अलग अलग डेटा टाइप बना हुआ है पहले से। तो इसीलिए तुम उसको जो है ना ये चीज क्लियर करोगे कि तुम किस टाइप का डेटा टाइप ले रहे हो, उससे क्या होगा, उसको पता लग जाएगी कि कौन सा डेटा आने वाला है। तो इसको डिक्लेयर करने के, जब तुम उसको कोड में लिखोगे तो इसको डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं। या तो तुम इस तरह से डेटा टाइप लिखो, स्पेस दो और वेरिएबल का नाम सेमीकोलन। जैसे कि मेरे को अगर इंट डेटा लेना है तो इंट स्पेस ए सेमीकोलन। या फिर अगर तुमको उसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी है तो तुम क्या लिख दोगे, इंट डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल टू उसके जो भी वैल्यू है, जैसे इंट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इस तरह से तुम कुछ भी, इस दो तरीके से तुम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो डेटा टाइप में कुछ भी हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुमको क्या वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, परेशानी? जो लोग लेट आए हैं उनको शायद ही समझ में आएगा। तुम देख लो भाई जितना आए, बाकी तो फिर हम बता ही देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेमिंग अ वेरिएबल। जो मैंने तुमको बोला था कि तुम जो है अपने मन से नाम रख सकते हो, लेकिन उसका भी एक दायरा है, मतलब उसके भी कुछ एक रूल्स है जो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें से वो सबसे पहला रूल है वो क्या है कि जब भी तुम वेरिएबल लिखोगे, मतलब किसी का भी नाम, मतलब कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करोगे, उसका नामकरण करोगे, तो उसमें या तो अल्फाबेट्स आएंगे, या डिजिट्स आएंगे, या अंडरस्कोर आएगा। इसके अलावा तुमको कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अब तुम उसमें जो है एट द रेट लगा रहे हो, या फिर तुम उसमें कॉमा लगा रहे हो, या कोई भी तुम सिंबल लगा रहे हो, तो वो इसमें अलाउड नहीं है, वो फिर तुमको एरर दिखा देगा। दूसरी चीज क्या है कि जो स्टार्टिंग है वो डिजिट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें डिजिट रखनी भी है तो तुम फर्स्ट जो वो है, फर्स्ट जो मतलब वर्ड है उसको तुम डिजिट नहीं रख सकते हो, मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, बीच में, बाद में, लास्ट में तुमको जहां लगाना लिख दो कोई भी नंबर, लेकिन पहला हमारा डिजिट नहीं हो। तीसरी चीज रूल क्या है, वाइट स्पेसेस, यानी जो हम स्पेस लेते हैं ना, वो स्पेस हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसको नाम देते हैं। ठीक है, तो चौथा रूल क्या है कि जो भी हमारा नेम होगा वो जो मैंने 32 वर्ड बताए थे ना, 32 जो हमारे कीवर्ड्स है, उनमें से वो जो नेम है नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है उसमें से नहीं होना चाहिए, और ये तो मैंने बताई थी, स्पेशल कैरेक्टर भी कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये है, अब ना तुमको अगर डिक्लेयर करना है, उनको वैल्यू देनी है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो तुम सीधा लिख दो इंट ए इक्वल टू 12 सेमीकोलन, खत्म बात। या तुमको ज्यादा और अच्छे से लिखना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इंट ए, तो तुमने इसमें क्या है, इसको इनिशियलाइज कर दिया, और फिर इसमें क्या है ए इक्वल टू 12, तो उसमें तुमने उसको वैल्यू दे दी। दोनों का एक ही मतलब है, वो तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यार बोल लिया करो यार, तुम कैसे कर रहे हो, मैं इतना इतना बोल रही हूँ, हाँ ना भी नहीं बोलते। यार दीदी। हाँ, ठीक है, अब इसके बाद जो है जो वेरिएबल का नेम है, इसको अ वेरिएबल एज इट नेम्स डिफाइन कैन बी ऑल्टर्ड, यानी कि जो वेरिएबल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक तुमने पहले ए का वैल्यू 12 कर दिया, फिर तुम्हें आगे उसका 13 हो गया, 14 हो गया, वो चल सकता है। ठीक है, लेकिन उसका ना टाइप चेंज नहीं हो सकता। यानी कि तुमने ए ना इंट लिया है सपोज को, तुम 12 का 13 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 500 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम उसका ए नहीं कर सकते। या वर्ड मतलब कोई भी, सब उसको 2.5 नहीं कर सकते। समझ रहे हो इस चीज को, कि अगर तुमने इंट में लिया है तो उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंट ही स्टोर होगी, उसमें और कोई वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बात बताओ, तुमने जो है कोई टिकट, जो मैंने टिकट बुक करने का एग्जाम्पल लिया था, तुमने टिकट बुक करी है, जो थिएटर है वो इंसानों के लिए होता है, तो उसमें तुम उस जगह पे इंसान को तो भेजोगे, और किसी कुत्ते को थोड़ी ना भेजोगे, बताओ।
तो वो जिस टाइप के लोगों के लिए बना हुआ है वही तो जाएंगे ना। अब जैसे दीपक जाते हैं, दीपक दीपक। ये सब नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज हो गई, तो ठीक है ना, ये वाली चीज क्लियर हुई। तो जिस टाइप का तुम्हारा डेटा टाइप होगा उसी टाइप का जो है तुम वैल्यू स्टोर करोगे। वैल्यू चेंज हो सकती है बट उसका डेटा टाइप स्टोर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो जैसे कि ये वाला है हैश इंक्लूड std IOH इंट मेन इंट a इक्वल टू ये। अब एक बात बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? आउटपुट क्या आएगा? और ये तो इंटीजर टाइप में फ्लोट वाला आ गया है, तो इसमें 12 आएगा आई थिंक। इसमें आएगा 12। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने इंट में लिया है तो फ्लोट वैल्यू तो आएगी नहीं। तो इसमें क्या करेगा, ये इसके आगे की वैल्यू को हटा देगा कि हमको मतलब नहीं है, हम तो इंट प्रिंट कराएंगे, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमारा 12, ठीक है। अगर तुमको पूरा चाहिए तो तुमको कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्लोट a इक्वल टू दिस। अब इस केस में, अब देखो इसमें तुम एक चीज ये देखना कि यहाँ पे ना हमारा ये चेंज हो गया। हमने पिछले में क्या लिखा था, %d, इसमें क्या हो गया, ये %f। क्यों? क्योंकि हमने फ्लोट का वैल्यू लिया है, ठीक है ना। ये वाली चीज हो गई। तो इसके बाद नीचे करते हैं, इसका आउटपुट ये हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये है कि इंट में हमेशा ना 2 बाइट स्टोर होती है क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 बाइट की है, और फ्लोट में क्या होता है 4 बाइट स्टोर होती है। 4 बाइट। हाँ, तो ये तुमको ना थोड़ा सा स्पेस के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। ये इसकी रेंज हमने दी हुई है, ये अलग अलग। अब तुम सपोज देखो, अब ये जो कैरेक्टर है इसमें 1 बाइट स्टोर हो रही है। अब 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं हमारे, ये चलो एक इसको बाइट ऐसे, इसको ऐसे ही रहने दो, कितना नहीं सो? 1 बिट ही रहने दो। अब सपोज करो कि तुम्हारी जो रैम है वो तुम्हारे पास 4 GB की है, ठीक है। अब इसको तुम बाइट्स में कन्वर्ट कर लो। अब तुम हिसाब लगा सकते हो कि अगर तुम्हारी 4 GB रैम है, तुम कितना कैरेक्टर तुम यूज कर सकते हो। अब इससे ज्यादा करोगे तो फिर क्या होगा कि मेमोरी, सॉरी, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब इसकी अलग अलग मेमोरी रेंजेस है। टेस्ट। वैसे तो इसका इतना नहीं पूछते हैं, बस तुमको ना ये मतलब रेंज नहीं पूछेगा इतना। ये जो रेंज है ना, ये इतना यूज का नहीं है, बट तुमको ना ये मालूम होना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बाइट्स में। क्लियर? हाँ क्लियर। हाँ। अब इसके बाद यही है कि ये एक फंक्शन है। अगर तुमको सपोज करो किसी भी चीज का साइज निकालना है, तुमको नहीं मालूम, भूल गए, ठीक है ना, तो उसके लिए तुम क्या यूज करोगे, ये वाला फंक्शन। तो इसमें जैसे क्या है, ये हैश इंक्लूड, तो इसमें क्या होगा ना, ये इतना इंट का हमारे साइज प्रिंट करके दे देगा। ये प्रिंट ऑफ एलयू है क्या, क्या है ये? हाँ, ये LU है, %LU। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो ना इंट का साइज यूज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, मतलब इसका जो साइज होगा ना इंट का, वो सीधा वही प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है। तो इसका आउटपुट इसमें लिखा नहीं है, डेटा लेकिन टाइप, डेटा टाइप का वो बताएगा साइज, हाँ, जो तुमने यहाँ या पे फिर वो? ब्रैकेट में देखो, ये जो तुमने ये साइज ऑफ ब्रैकेट में इंट लिखा है ना, यहाँ हाँ पे तुम हाँ इंट ठीक की है। जगह जो भी डेटा टाइप लिखोगे ना, उसका वो साइज आएगा। हाँ, जैसे इसमें इंट लिखा है ना, अगर तो उसके आउटपुट में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम वेरिएबल का नाम लिख दें कुछ ऐसे, ठीक है, हाँ, तो वो उसका तो साइज उसका, बताएगा या हाँ, फिर उसको? कि वो जो वेरिएबल प्रॉपर पूरा जो भी होगा ना, उसमें तुम जो भी स्टोर किया हुआ है, वेरिएबल की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना उस वक्त पे। हम्म, जैसे अगर तुमने इंट ए लिखा हुआ है, तो वेरिएबल कायदे से है तो इंट ही ना, थ्रू इंट का हम्म, दिखाएगा, ठीक है ना। ये ठीक हो है। गया। यहाँ पर जो है आज का लेक्चर, यहाँ पे तुम लोग का ना कांस्टेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप, ये तीनों ही टॉपिक्स जो है फिनिश हो गए हैं। अब कुछ ठीक पूछना हो है। तो पूछो। पहले तो मुझे बताओ, ये वाला जो ये दीपक है, ये जेई वाला, सरनेम क्या है? मिश्रा। ठीक, अच्छा, दीपक मिश्रा है। मैं तब से ना इसको दूसरा वाला दीपक समझ रही थी, मैं कि दूसरा दीपक तो ये क्या। ठीक ठीक ठीक। वो मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलो अब बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ये वाले नोट्स मैं तुमको भेज ही दूंगी, कुछ पूछना हो तो नहीं पूछ ये लो। सब सही है। इसमें क्या है कि उसी के हिसाब से चल रहा है हमारा जो ई बालागुरु स्वामी वाली बुक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग तुम लोग के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट। फर्स्ट ठीक है। चैप्टर था तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, दूसरा ओवरव्यू ऑफ सी, और तीसरा ये वेरिएबल, डेटा टाइप्स,
और क्या था, कांस्टेंट। तो ये तीनों सी का ये सी कब तक मतलब सेमेस्टर से पहले कंप्लीट होगा? देखो, मैंने जो एक्सपेक्टेशंस की हुई हैं, मैं तुम लोग का शायद 8, 1 सेकंड ना देखने, तो मैंने एक बनाया था चार्ट कैसे कैसे कंप्लीट करना। तुम लोग का जो है ना, मैंने अगर मैं अपने हिसाब से मेरे सारे टारगेट्स पूरे होते रहे तो 9 अप्रैल तक तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा सी कंप्लीट विद बेसिक्स। उसमें हम प्रोग्राम्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अलग अलग टाइप के, थ्योरी भी, हर चीज तुम्हारी कवर हो जाएगी। अच्छा, बट उसके बाद ये सी के बाद आप क्या सीखी हैं? सी प्लस प्लस सीखी हैं या फिर मतलब और कोई लैंग्वेज? देखिए, मैंने जो सिस्टम रखा हुआ है क्लासेस का, मैंने ऐसे रखा हुआ है कि हम ना तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी तुम हाँ लोग के फर्स्ट सेम में, और उसमें भी ना ऐसे आलतू फालतू के सब्जेक्ट नहीं लेंगे, जो मेन तुम लोग के आगे गेट में या किसी भी जॉब वॉब में हाँ यूज हाँ में आएंगे, वो हम्म, सब्जेक्ट्स को हम लेके चलेंगे। तो जो हाँ, तुम्हारा जैसे कि फर्स्ट सेम है, हाँ, हम्म, तो फर्स्ट सेम में जैसे तुम्हारा सिर्फ Python के सी बारे काम में। का है। क्या बोल रहा है? हाँ, जैसे कि अभी तो ठीक है, सी अभी कर लेंगे। उसके आगे वाले सेम में जैसे और सब हाँ, लैंग्वेज है ना, जैसे तो पाइथन काम का हाँ, है। तो सेकंड सेम में ना तुम्हारा जैसे एक तो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, हाँ एक है तुम्हारा डीएस। पाइथन, और एक है सी प्लस प्लस। तो हाँ तो वही हम बोल रहे ऑब्वियसली, हैं ना हाँ, ऑब्वियसली कि बात है। जैसे देखो, मैं 3 चीजें तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, पहली हाँ चीज तो ठीक। है ना, तीनों का हम्म, क्लास में नहीं ले सकती। तो उसमें हम्म, मैंने जो प्लान किया वो हम पाइथन को ना ड्रॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्या तुम सी ठीक है। और सी प्लस प्लस ढंग से कर लेते हो तो हाँ पाइथन में पाइथन कुछ कर बचता लेंगे। नहीं है, तो पाइथन तुम कर लोगे, ठीक है। और ठीक है, डीएसए क्या है, डीएस से बहुत आप पढ़ा इंपॉर्टेंट दीजिएगा। है। हाँ, तो डीएसए और सी प्लस प्लस को तब कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ इस साइड ठीक से है। चलेंगे। और मेरा ठीक। प्रेफरेंस जो है ना गेट वाले सब्जेक्ट्स पर रहेगा, हाँ कि ठीक जो है। सिलेबस है गेट का, वो सब्जेक्ट्स, ठीक। आप गेट दे रही हैं क्या? हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है ना। तो ये वाली ठीक चीज है। है। और दूसरी चीज ये जो तुम लोग एफसीबी के लिए बोल रहे हो, तो एफसीबी के लिए ना एक क्लास कल, अब कल तुम लोग का कॉलेज है क्या? छुट्टी है तुम लोग घर कल पे ही? कॉलेज? अरे सब घर पे ही रहेगा, कॉलेज कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। वैसे तो ये बताओ, जो लोग प्रेजेंट है वो लोग बताओ, क्योंकि अब जो लोग नहीं आ रहे फिर उनके हिसाब से चलने से कोई फायदा नहीं है। मेरा ट्रेन है कल, हम यहाँ से निकलेंगे तो ओ, हाँ 7 साढ़े 7 कोई के नहीं जा बाद। रहा दीदी। हम्म। तो 4 है सभी हम लोग यहाँ हाँ। हॉस्टल देशमुख में। तो सुबह कर देंगे, सुबह। हाँ सुबह कभी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना देखती हूँ मैं, सुबह 10 या 11 या 12 इसी में से किसी में होगा तो क्लास, हाँ तो तो मैं, सुनिए ना, मतलब एक हाँ, काम कीजिए ना, मतलब ऐसे अभी आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। हम्म, और ज्यादा से ज्यादा नून तक, मतलब दोपहर तक मैक्सिमम, हम्म। ऐसा ऐसा 1-2 घंटे का क्लास लगाइए इसमें कि एफसीबी का कम से कम मैटलैब पूरा हो जाए। देखो, एक काम करते हैं ना, एप्स देखो, अब हमारा ये जो है ना आज का जो मैंने सी में सोचा था वो तो हो गया है कंप्लीट। तो रुको, हाँ। मैं तुम्हारी ना भी एफसी भी बताती हूँ, 1 सेकंड। हम्म। जो तुम बच्चों ने एफसीबी का